हेलो दोस्तों, यह है वीडियो 7 हिंदी में। इसमें जो हमने पिछली एनसीईआरटी शुरू की थी लैंड्स एंड पीपल्स क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी आपको कहाँ से ख़रीदनी है? एनसीईआरटी पहले तो आपको 6th to 12th खरीदनी है किसी भी सब्जेक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की जो जियोग्राफी है वो शायद 9th से शुरू होती है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, तो 9th to 12th खरीदनी है। और उसमें भी दो हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो। तो आपको मैक्रो वाली पे फोकस करना है, ये हमारे कोई ख़ास रेलिवेंस की नहीं है। इसमें 3-4 कर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल कुज़नेट्स कर्व, फिलिप्स कर्व, इसके अलावा लॉरेंस कर्व और एक दो और हैं, वो हमें देखनी है। इसमें अलावा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए वैसे तो लक्ष्मीकांत ही बहुत है, पर अगर आप देखना चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ वगैरह देख सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ खरीदनी है आपको, क्योंकि उन्हीं में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। न्यू एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो आप अवॉइड ही करें। हो सके तो एक शॉप देख लें जहाँ से ये ख़रीद सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2014 में ये एक ही शॉप से ख़रीद ली थी सारी की सारी 6th to 12th सभी सब्जेक्ट्स की। ये लगभग मुझे 1200 के करीब तक पड़ गई थी, तो आज की डेट में आपको ये 2000 के करीब में मिल जानी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर को। सेकंड चैप्टर है हाउ ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस। इसमें डेफिनेशन लिखी है, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ एक स्फीयर है, तो उसको हम इस और प्लेन सरफेस पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। अगर उसको आपने एग्जैक्ट देखना है कि दिखती कैसे है, उसके लिए ग्लोब एग्जिस्ट करता है। मैप एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। व्हाट इज अ मैप? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। इसमें एक स्केल दिया होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो अगर आप उसमें डायमेंशन देखोगे कि किसी भी चीज़ को आप स्केल रख के 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो वो 150 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से एक स्केल दिया होता है। मैप जो है अर्थ की, पूरा अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक मैप है, ये पूरी अर्थ का मैप है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे है एक एंटार्क्टिका। तो इस तरह से ये मैप सबसे ज़्यादा बनाया जाता है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। जो आपके जनरल स्टडीज़ 1 to 4 हैं, उसमें 1 to 3 में ये मैप बहुत ज़्यादा बनता है। वर्ल्ड का सिंपल मैप, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत जल्दी भी बन जाता है। जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में टाइम बहुत कम होता है, तो जो फास्टेस्ट आपके मैप्स बनते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से इंडिया का मैप बहुत से बच्चे तो कुछ ऐसा सा करके बना देते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पर। बट रिकमेंड किया जाता है कि इंडिया का मैप थोड़ा टाइम ले आपका, जब आप उसको बनाओ तो कुछ ऐसा सा उसको आप बना सकते हो जल्दी में भी। ये थोड़ा बेटर है इससे, तो इस तरह का इसमें जम्मू कश्मीर को आप थोड़ा बेटर कर सकते हो इस तरह से। ये मैप अगर आप बनाओगे तो ये 2 मैप्स जो हैं, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का मैप, ये सबसे ज़्यादा बनते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर में, खास करके GS 1 2 3 में। एथिक्स में भी कुछ एक वर्ल्ड मैप्स बन सकते हैं, इंडिया के मैप्स बन सकते हैं, बहुत कम होता है पर चांस उसका। इन मैप्स का बहुत चांस है बनने का। आगे चलते हैं। जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं वो मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, फ्रॉम दिस टू दिस। यानी कि अगर ऐसे अगर अर्थ रखी है तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि दिस वे। तो अगर ये अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है, हम अभी देखेंगे इक्वेटर क्या होता है, और यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो जब ऐसे घूमेगी सन अर्थ, तो जब सन यहाँ पर होगा तो ऐसे घूमते हुए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा सन के पास, लास्ट में गुजरात,
और इसी तरह से सबसे शुरू में अरुणाचल प्रदेश में रात हो जाएगी, सबसे लास्ट में गुजरात में होगी। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है। इसके अलावा 4 और डायरेक्शंस होती हैं। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। पहला ये होता है और ये उसके बाद दूसरा ये। फॉर एग्जांपल ये होगा नॉर्थ वेस्ट, पहले एन, उसी तरह से ये होगा नॉर्थ ईस्ट, पहले एन, इस तरह से ये होगा साउथ वेस्ट, पहले एस, इसी तरह से ये साउथ ईस्ट, पहले एस। ये इसको 4 डायरेक्शंस कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आपके मैप में कभी आप कोई मैप देखो तो उसमें बस ये भी मेंशन हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ है और ऑब्वियसली इधर का ईस्ट वेस्ट साउथ हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्केच और प्लान वगैरह के बारे में बताया हुआ है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई खास रेलिवेंस नहीं है इस चीज़ की। आगे जो मेन चैप्टर है, चैप्टर 3, वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक्सिस क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पोल्स ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, ऑन विच एनी सेलेस्टियल बॉडी रोटेट्स। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो जो वर्टिकल एक्सिस होता उससे थोड़ी सी टिल्टेड है 23.5 डिग्री। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे अर्थ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी क्रिएट होती है। तो ये जो लाइन है टिल्ट के बाद जो एक्चुअल लाइन होती है इसे कहते हैं एक्सिस। अर्थ इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ मैं, तो ये मेरी फुटबॉल है, मान लीजिए ये अर्थ है हमारी और ये जो लाइन है ये इक्वेटर वगैरह की लाइन है। तो ये ऐसे अगर रिवॉल्व करती तो एक्सिस सीधा आता, पर ये रिवॉल्व कैसे कर रही है, ऐसे 23.5 का टिल्ट हो गया, एक्सिस ये हो गया और रेवोल्यूशन ऐसा। दिस इज, इसको हम मान लेते हैं इक्वेटर और ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री टिल्टेड एक्सिस। 23.5 डिग्री कहाँ से टिल्टेड है, वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल ऐसा होता है, कैसा, ऐसा। आगे चलते हैं। पोल्स, एक्सिस जिन 2 पॉइंट से पास करेगा उन्हें पोल्स कहेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, ये साउथ पोल। ये तो सब सिंपल है, आपको बचपन से ही पता होगा। फिर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये होते क्या हैं, आपको अर्थ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस मेंशन करना है। मान लीजिए दिल्ली मेंशन करना है कि यहाँ पर है। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आप ये बोल सकते हो कि पहले एशिया में जाओ, फिर इंडिया में जाओ, फिर हरियाणा के पास जाओ, हरियाणा यूपी राजस्थान बॉर्डर के पास। राजस्थान तो खैर बॉर्डर पे नहीं टच होता है दिल्ली के, तो हरियाणा यूपी बॉर्डर पे आपको जो सबसे बड़ी सिटी दिखेगी वो दिल्ली है। इस तरह से आप सारे प्लेस बता सकते हो। या फिर ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, हर एक के लिए कुछ अलग अलग मेंशन करना होगा। एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी एग्जिस्ट करता है कि हम कुछ लाइंस बना दें इमेजिनरी और उनकी इंटरसेक्शन को बता दें कि अगर आप इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी। और यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिंपल रीज़न है, हमने इसीलिए ये बनाया है। तो क्या होते हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? जो लैटिट्यूड होते हैं उनका मतलब होता है कि ये कुछ पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी अर्थ पे, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और यही लैटिट्यूड्स हैं। और क्योंकि ये पैरेलल हैं तो इन्हीं लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोलते हैं। ये हमने डिफाइन कैसे किया है, अर्थ के चारों ओर होगी
और जो सेंटर में जो प्लेन काट रहा है अर्थ को, ये एक प्लेन है, ऐसे काट रहा है जो अर्थ को, उससे कोई पॉइंट अर्थ के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये आपकी अर्थ है, ये वो प्लेन हो गया। टिल्ट को भूल जाते हैं, अभी हमें सिंपल लैटिट्यूड डिस्कस करना है। ये वो प्लेन है, यहाँ पर एक सेंटर होगा इसके अंदर बीच में, तो ये पॉइंट उस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है विज अवी इस प्लेन के कंपैरिजन में, वो उस पॉइंट का लैटिट्यूडनल मेजर होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लेट से 45 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से नीचे का कुछ बनेगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। लास्ट एंगल कौन सा होगा? लास्ट एंगल होगा 90 डिग्री। वो एंगल कैसे बनेगा? सेंटर से बिल्कुल नीचे सीधी जाती हुई लाइन, वो पॉइंट एक ही होगा 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ। कैसे बनेगा? ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का एंगल कैसे मेजर करेंगे? इसके अर्थ के अंदर जो सेंटर होगा वहां से उस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे, वो कैसी बनेगी? इसके 90 डिग्री, इस इक्वेटोरियल प्लेन के जो अंदर तक जा रहा है उसके 90 डिग्री, और वहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अलावा हर जगह लाइंस बनेंगी। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 0 डिग्री, तो इसको कह सकते हो 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ, दोनों इक्वेटोरियल प्लेन को, इक्वेटर के किसी भी पॉइंट को। ये पॉइंट भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट 0 डिग्री के हैं। और ऐसे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन कर दिया इनको, वो लाइन कोई भी लैटिट्यूड होती है या पैरेलल होती है। वो एक लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बाकी किसी भी के। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री, 0 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री थोड़ा ऊपर, इसी तरह से 1 डिग्री थोड़ा ऊपर, 1 डिग्री थोड़ा ऊपर। अब 1 डिग्री तो ऊपर या नीचे दोनों हो सकता है, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 0 डिग्री के केस में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री के केस में स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। 0 डिग्री के केस में एक ही लाइन बनेगी, 90 डिग्री के केस में 2 पॉइंट हो सकते हैं डिफरेंट। 0 डिग्री नॉर्थ बोल लूँ मैं इसको, या 0 डिग्री साउथ, एक ही बात है। इसी तरह से 1 डिग्री नॉर्थ, ये भी 1 डिग्री नॉर्थ, ये भी 1 डिग्री नॉर्थ, तो जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा एक और लाइन आएगी। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होगी, क्योंकि वो यहाँ पर बनेगी इन 2 पॉइंट्स के बीच में, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो लाइंस छोटी होती जा रही है, फाइनल में एक पॉइंट ही बचेगा जिस पर एक्सिस अर्थ घूम रही है। हम टिल्ट को इग्नोर कर रहे हैं ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग, बाद में हम टिल्ट को भी बीच में ले आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसी तरह से अब हमने कोई एक प्लेस बताना है, दिल्ली बताना है, तो अगर हम उसका लैटिट्यूड बता दें तो क्या हम बता पाएंगे कि हम किस प्लेस की बात कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेटर है, इंडिया ऊपर की तरफ है कहीं, दिल्ली यहाँ कहीं पर होगा, तो मान लीजिए वो 30 डिग्री पे लाई करता है, 30, 60, 90, तो 30 डिग्री के करीब लाई करता है दिल्ली। और मैं बोल देता हूँ आपको कि 30 डिग्री नॉर्थ पे जाओ, आप दिल्ली पे पहुँचोगे, तो यहाँ से तो वो पहुँच जाता, यहाँ से कहीं और पहुँचता, यहाँ से कहीं और, तो 30 डिग्री के नॉर्थ पे वो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पहुँच जाता। तब मुझे तो उसे स्पेसिफिक बताना है कि आप इस लाइन पे जाओ या इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पे जाओ, आप दिल्ली पहुँचोगे।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पैरेलल तो मैंने इस तरह से बनाया था कि पूरी अर्थ के अराउंड सर्कल लगा दे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको ज्वाइन करने वाले सेमी सर्कल्स बनाऊंगा। सिर्फ सेमी सर्कल्स क्यों बनाऊंगा, इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो सबसे छोटा है लेंथ में, ये और भी बड़ा होता जा रहा है, ये और भी बड़ा होता जा रहा है, और ये सबसे बड़ा है, ये लास्ट वाला, और ये भी सबसे बड़ा है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन में बना रहा हूँ। ये फुटबॉल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्सिस इग्नोर, यहाँ से बनाया ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो ये भी ऊपर उठी हुई है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो एक्चुअल में सारी एग्जैक्टली इक्वल है। पैरेलल से फ़र्क क्या है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल थे प्लस पूरी सर्कल के अराउंड थे, अर्थ के अराउंड, स्फीयर के अराउंड। लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे है प्लस आधे आए, बस यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा एक लॉन्गिट्यूड नहीं है, पूरा एक लैटिट्यूड है, ये पूरा एक लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, ये लॉन्गिट्यूड एक आधा ही काट रहा है सिर्फ सर्कल को। पीछे साइड का लॉन्गिट्यूड वही मेजर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, मान लेते हैं मैं पीछे साइड के मेजर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, तो यहाँ से वो कुछ ऐसा बनेगा और उसके पीछे साइड वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब मैं उसको बोल दूँ कि इस लाइन और 45 डिग्री की लाइन जहाँ काटेगी वहाँ पर आपको लेट्स से काज़ाकिस्तान की कैपिटल मिलेगी। तो 45 डिग्री की लाइन तो ये रही, यहाँ से उसने इस लाइन पे देखा कि वो यहाँ पर काट रही है, फिर उसने दूसरी लाइन देखी, उसने देखा कि ये यहाँ पर काटेगी कहीं पर, तो वो अर्थ में एक्चुअली 2 प्लेसेस पे पहुँच जाएगा। मैंने उसको कहा यहाँ से 45 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे जाओ और एक लॉन्गिट्यूड पे जाओ। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है इस लैटिट्यूड को 2 पॉइंट पे काटेगा, एक यहाँ पे एक पीछे। ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो इस लैटिट्यूड को ये लॉन्गिट्यूड कहाँ काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या मैं उसको एग्जैक्ट अपनी जिस जगह पर भेजना चाहता था भेज पाऊँगा, नहीं भेज पाऊँगा। मुझे क्या करना होगा, मैं कहूँगा इस लैटिट्यूड पे जाओ और इस लॉन्गिट्यूड पे जाओ, बस आधे पे। ये एक ही पॉइंट पे काटेगा पूरे ग्लोब पे, और मैं उसे बता पाऊँगा कि आपको इसी पे जाना है जहाँ पर ये काटेगा और 45 डिग्री नॉर्थ काटेगा, वहाँ पर आपको काज़ाकिस्तान लेट से मिलेगा। तो वो इस लाइन पर जाएगा ही नहीं, इस पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, वो हमेशा काज़ाकिस्तान ही पहुँचेगा। तो पैरेलल की डेफिनेशन तो ये थी कि लाइन ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस, दिस इज अ लाइन अराउंड द अर्थ in 3 dimension, line joining those places which subtend same angle at the center of the earth, north or south of the equator। तो अब 45 डिग्री का नॉर्थ पे ये पॉइंट भी 45 डिग्री सबटेंड करेगा, ये पॉइंट भी 45 डिग्री, ये पॉइंट भी 45 डिग्री। 2 डायमेंशन में फिर से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये इक्वेटर हो गया 45 डिग्री, सेंटर पे ये पॉइंट भी बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, नीचे यहाँ से सेंटर तक इमेजिन करके देखो, ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी, ये भी, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन वो लैटिट्यूड होगी नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से आप नीचे कोई भी लाइन बना सकते हो। ये 60 डिग्री को इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो कि 3 डायमेंशन में है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, कोई भी पॉइंट।
अगेन 2 डायमेंशनल में डिफ़िकल्ट है ये इमेजिन करना, 3 में बहुत इजी है। तो आपके घर में अगर कोई फुटबॉल है तो उसे हाथ में लेके आप अर्थ को इजीली इमेजिन कर सकते हो, आपको सारा कुछ धीरे धीरे समझ आता रहेगा। आगे चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की क्या डेफिनेशन है? अब यहाँ पर तो मैंने इक्वेटर के हिसाब से डिफाइन कर दिया कि नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑल द पॉइंट्स line joining all the points subtending same angle at the center of the earth with respect to equator north or south of it। यहाँ पर मैं कैसे डिफाइन करूँ? अब यहाँ पर मेरे पास या तो 2 पॉइंट है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, या फिर एक एक्सिस है जो सेंटर से जा रही है। पर ये सारे तो अर्थ के ऊपर हैं, एक्सिस सेंटर से जा रही है अर्थ के, ये सारे उसके ऊपर हैं चारों तरफ। तो मुझे कोई एक लाइन पहले डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी सारी लाइन को बोल दूंगा कि ये इससे इतने एंगल पे है, इससे इतने एंगल पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इक्वेटोरियल प्लेन से डिसाइड कर लिया, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई एक लाइन डिफाइन कर दूंगा, उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है कि वो टाइम जब सन वहाँ पर वर्टिकली ओवरहेड होगा। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है वो हमने कैसे डिफाइन किया है? वो हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि एक लोकेशन है ग्रीनविच, ये लंदन के बिल्कुल पास में है। इनफैक्ट लंदन का एक सबर्बन टाउन कह लो, 10-15 किलोमीटर दूर होगा। ग्रीनविच है लंदन में, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है। तो हमने ये कह दिया कि प्राइम मेरिडियन वहाँ से पास करेगा। यहीं से क्यों कहा? इसके 2 कारण हैं। पहला, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह बैठे हैं काफ़ी सारे। दूसरा मेन कारण ये है कि इसको जब आप उल्टा करके देखोगे, जैसे ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर यूके है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर यूके है, यूके की कैपिटल लंदन है। तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो एक तो जो लॉन्गिट्यूड है वो ये हो गया, और बाकी सारे कुछ इसी तरह से डिफाइन किए जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ज्वाइन करते हुए अर्थ के सारे प्लेसेस को। तो इस पॉइंट के जो ऑपोजिट लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? वो एक ही लाइन होगी, ये और ये एक ही लाइन कैसे होगी? क्योंकि ये अर्थ गोल है, आपने फ्लैट सरफेस पे दिखा दी। तो इस लाइन को सामने रख के जब आप इस फिगर को ज्वाइन करोगे पीछे, तो ये लाइनें दोनों ज्वाइन हो जाएंगी और आपको कैसे दिखेगा? मान लीजिए प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रहा था, और हाँ, मान लीजिए प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रहा था। तो यहाँ पर मेरा कहीं यूके होगा जिसमें लंदन होगा, ग्रीनविच से गुजर रही हैं, लंदन से नहीं, ग्रीनविच से गुजर रही होंगी। इसके यहाँ पर यूके है, तो इसके इस तरफ नॉर्थ अमेरिका होगा, यहाँ साउथ अमेरिका होगा। यहाँ यूके है तो यहाँ यूरोप होगा, यहाँ एशिया होगा, यहाँ इंडिया होगा, यहाँ अफ्रीका होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा। ये लाइन मैंने हाफ में मैंने बता दिया था कि आपको कि हाफ ही बनाऊंगा मैं, ताकि एक ही जगह पे काटे, 2 जगह पे ना काटे। तो अब एक लाइन ये हाफ पे बना दी, इसके अपोजिट लाइन यहाँ कहीं पे बनेगी। कहाँ पर बनेगी वो? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ से ये लाइन जा रही थी, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब जब मैं इसको पीछे करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा? यहाँ पर एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पर
पैसिफिक ओशन। ओशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये एरिया पैसिफिक ओशन का है, ये एरिया पैसिफिक ओशन का है। इसी में आपको अगर आप अलग तरीके से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं इसको। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ये इंडिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये जा रहा है यूके और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। तो इसके उल्टे वाली कहाँ बनेगी? कहीं यहाँ पर। ये कौन सी ओशन है? पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ से गुजरने का क्या फ़ायदा है इसका? ये लाइन जो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो डेट घट या बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नया दिन शुरू होता है तो यहाँ पर जनरली, जैसे यहाँ पर जापान है, एशिया के साइड में जापान है, उसको बोलते हैं जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सन सबसे पहले अर्थ पे यहाँ पर दिखता है। हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है, ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं। अर्थ ने हमको क्या दिया था? अर्थ ने हमको सिर्फ ये फैक्ट दिया था कि अर्थ जो है 23.5 टिल्टेड है, रोटेट कर रही है, प्लस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसके बाद से सब कुछ हमने एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि जो रोटेट कर रही है ये इसका एक एक्सिस होगा, तो वो 2 पॉइंट पे सरफेस पे काटेगा, वो नॉर्थ पोल होगा, वो साउथ पोल होगा। इसी तरह से हमने एज्यूम कर लिया कि ये इस लाइन को हम इक्वेटर बोल लेंगे, जो उन 2 पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ से मैक्सिमम। इसी तरह से हमने एज्यूम कर लिया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम आधी आधी भी लाइंस बनाएंगे जो कि लॉन्गिट्यूड कहीं जाएंगी। इसी तरह से हमने एज्यूम कर लिया कि इक्वेटोरियल प्लेन के रिस्पेक्ट में सेंटर पे ज्वाइन करने वाले वो सारे पॉइंट जो सेम एंगल बनाएंगे वो पैरेलल बनाएंगे। ये सब सिर्फ हमारी अजम्पशन है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो अब हम देख रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है, आप कोई भी लोकेशन बता सकते हो। आप बोलो कि इस पैरेलल पे जाना है और इस आधे लॉन्गिट्यूड पे जाना है, जहाँ वो कटेगा एक ही जगह होगी, आप उस जगह पे पहुँच जाओगे। दूसरा फ़ायदा, अब आपको इस धरती पे टाइम बताना है। इस वक्त मान लो जैसे इंडिया में रात के 3 बज रहे हैं, 3 AM। अब आप 2 तरह से दुनिया में टाइम डिसाइड कर सकते हो। आप क्या करो, ये बोल दो कि इस वक्त इंडिया में 3 AM बज रहे हैं। पूरी दुनिया वालों, तुम भी अपनी घड़ी 3 AM पे बजा लो, हम सबका सेम टाइम हो जाएगा, सेम डेट हो जाएगी। कभी किसी को कोई घड़ी चेंज ही नहीं करनी। कहीं भी जाओ आप पूरी दुनिया से, कहीं भी एशिया टू अफ्रीका जाओ, अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाओ, आपके लिए 3 AM ही रहेगा और डेट 1 जून 2021 ही रहेगी। कितना अच्छा होता है ये सिस्टम, सभी के लिए सेम डेट, सभी के लिए सेम टाइम। कहीं भी जाओ कोई डेट में चेंज नहीं, कोई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, कोई ग्रीनविच मीन टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हमने एज्यूम कर लिया, हमने इंडिया का टाइम पहले तो सारे देशों पे फोर्स कर दिया। क्या पता वो मानना चाहें या ना मानना चाहें, इंडिया को तो अपनी घड़ी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सबको करनी पड़ेगी, वो माने या ना माने। हर एक नेशन सोवरन है, एवरी नेशन इज सोवरन। सोवरन मतलब अपनी मर्जी का मालिक, उसको कोई और देश कुछ करने को नहीं बोल सकता। हर नेशन सोवरन है। वैसे तो यूएस और चाइना वगैरह बहुत ज़्यादा पावर इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे देशों पे, पर थियोरेटिकली स्पीकिंग एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि नेशन सोवरन है, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं और जब चाहें आपस में कोऑपरेट करें चाहे ना करें। तो एक तो इंडिया का टाइम फोर्स कर दिया, किसी और का भी कर सकते थे, यूएस का कर सकते थे। मान लीजिए यूएस में इस वक्त
यूएस हमसे पीछे चलता है, तो यूएस में इस वक्त 31 मई हो रही होगी और शायद अभी वो डिनर कर रहे होंगे 8 PM, शायद ये टाइम हो। तो ये टाइम अपना लो पूरी दुनिया वालों। यूएस को तो अपनी घड़ी चेंज नहीं करनी पड़ी, बाकी दुनिया को करनी पड़ी, वो मना कर सकते हैं। और क्या है इसमें प्रॉब्लम्स हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने तो वही टाइम यूज़ कर लिया, तो इंडिया में अब सनराइज़ किस टाइम होगा? 6 AM पे। इंडिया यहाँ कहीं पर है, ये इक्वेटर है, इंडिया यहाँ कहीं पर है, सन इधर है, तो ये अर्थ घूम रही है। इंडिया एक टाइम पे आ जाएगा सन के सामने, तब सनराइज़ होगा। जब इंडिया यहाँ कहीं पर होगा तो वो सन की रेस को जस्ट देखने लगेगा। जब यहाँ पर होगा तो सन की रेस सीधी पड़ेंगी, वो मिड डे का टाइम होगा, आधा दिन। फिर जब अर्थ घूमेगी तो इंडिया यहाँ पर होगा, तब इंडिया में रात होने वाली होगी, वो सन को ऑलमोस्ट देखना बंद करेगा, फिर पीछे जाके इंडिया में रात हो जाएगी। तो अगर हम ये कह दें कि हमारा टाइम यूज़ कर लो, तो हम तो कहेंगे कि हाँ सुबह 6 बजे हमारे यहाँ सनराइज़ हो गया, हम यहाँ पर हैं इंडिया में, सन यहाँ पर है, हमें जस्ट दिखने लगेगा, दैट्स डिफाइंड एज सनराइज़। तो हमारे यहाँ पे 6 बजे सनराइज़ होता है। बट अगर पूरी दुनिया यही टाइम फॉलो कर रही है तो यूएस में क्या होगा? यूएस हमारे से, इंडिया यहाँ पर है, यूएस इधर है, सन अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, तो ऐसे घूम रही है, यानी कि ऐसे। तो अमेरिका हमारे से पीछे चलता है। तो अमेरिका में सुबह 6 बजे क्या होगा? वो शायद रात में बैठा हो, तो वो कहेगा कि अच्छा इंडिया वालों तुम्हारे यहाँ सुबह 6 बजे दिन होता है, हमारे यहाँ तो शाम को 8 बजे होता है। इसी तरह कोई कहेगा कि जब इंडिया में आधी रात होती है तब हमारा दिन होता है सुबह का। इस तरह से हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी मतलब सन से रिलेटेड इवेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। हर एक के लिए सनराइज़ का टाइम अलग होगा, हर एक के लिए सनसेट का अलग होगा। अभी हमने इस हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि हर किसी का अलग अलग टाइम होगा, पर जनरली जब सन उसके पास आएगा तो उसका सनराइज़ का टाइम हर किसी का 6 से सुबह 7 बजे के बीच में ही हो जाए। हर किसी के लिए शाम 6 से 8 PM तक हो जाए। हर किसी के लिए जो मिड डे हो, जब आधा दिन हो वहाँ पर, तो वो दोपहर के 12 PM के आसपास हो जाए। 12 AM जो होता है वो आधी रात का टाइम होता है, वो दोपहर का टाइम नहीं होता है, दोपहर 12 PM होती है। दोनों को ही 12 o'clock बोलते हैं। इसे 12 o'clock मिडनाइट, इसे 12 noon बोल सकते हो आप। और 12 यहाँ से शुरू होता है। जो दिन का एक दिन होता है वो 12 AM से 11:59 PM तक होता है। तो अगला जब 12 AM आता है तो उससे नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है। एक दिन 12 AM टू 12 PM नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 24 घंटे पूरे करने हैं, तो अगर मैं इसको मान लूँ, इसमें 24 घंटे पूरे हो ही नहीं रहे, अगले दिन का 1 सेकंड इसमें बीच में आ रहा है। इसको आप एग्जैक्ट करने के लिए 11:59 PM, 11:59 और साथ में फिर 59, ये सेकंड्स की होगी, ये मिनट्स की, ये आवर्स की। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 hours 00 minutes 00 seconds AM से लेके 11 hour 59 minute 59 second पर तक एक दिन होता है। तो ये समझ आ गया हमने पूरा एक दिन क्यों नहीं लिया। ये अच्छा सिस्टम है, ये एग्जिस्टिंग वाले से बेटर भी होता, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसका टाइम हम यूनिवर्सल कर दें और फिर हर किसी के लिए डिफरेंट टाइम पे सनराइज हो रहा है, डिफरेंट टाइम पे सनसेट हो रहा है। हम तो काम कर रहे होंगे सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक,
कोई इस दुनिया में ऐसा भी होगा इंडिया के उल्टी जगह जो रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से, जो कि अब वर्ल्ड टाइम बन गया है, उस हिसाब से काम कर रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इससे कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका फ़ायदा यही होता है कि हर जगह हर वक्त लोग AM पे काम कर रहे हैं, PM वगैरह पे कोई खास काम नहीं कर रहा। रात के टाइम सोने का हर किसी का अरेंजमेंट बन जाता है। इस हिसाब से हमने टाइम जोन बांटे हैं। तो अब इस चीज़ पे वापस आते हैं। हमने ग्रीनविच से क्यों पास की? पहले तो वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है। दूसरा मेन रीज़न, ग्रीनविच के उल्टा पैसिफिक ओशन से एक लाइन जाती है। इस ओशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, कुछ एक आइलैंड्स हैं, थोड़े बहुत लोग रहते हैं। कहीं भी आप लाइन बनाओगे तो जनरली ये वो लाइन है जो मिनिमम लोगों में से होके गुजरती है। अब अगर मैं एक लाइन बना दूं जो इंडिया से होके गुजरती है, ये इंडिया है, तो मैं 125 करोड़ लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, आधे इस तरफ आधे इस तरफ। तो अगर मैं कहूँ कि लो तुम्हारे लिए तो फ्राइडे है और तुम्हारे लिए थर्सडे है, तो खिचड़ी पक जाएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। लाइन क्रॉस करी और सैटरडे हो गया, लाइन क्रॉस करी फ्राइडे हो गया, इस तरह से। तो वो लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन कही जाती है, जो कि प्राइम मेरिडियन के उल्टा होगी। प्राइम मेरिडियन यहाँ से जा रहा है, तो पीछे साइड जो एक लाइन होगी, जो ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है जो पीछे जाकर होगी, वो लाइन ऐसी जगह से पास करनी चाहिए जहाँ कोई रहता ना हो, मिनिमम लोग रहते हों। और पूरी अर्थ पे अगर आप ऐसे लाइंस बनाते रहोगे तो आप देखोगे कि पैसिफिक ओशन से जाने वाली वो लाइन ऐसी लाइन बनेगी जहाँ पर मिनिमम लोग होंगे। इसके अलावा कहीं से भी आप काटोगे तो जनरली सबसे ज़्यादा लोगों में से वो लाइन कटेगी। और उन लोगों को आप क्या कह रहे हो कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है भाइयों, तो जो तुम्हारे इस तरफ है वो अगले दिन में जी रहा है, तुम पिछले दिन में जी रहे हो। तो जो बंदा ऐसे ऐसे करके लाइन चेंज करता रहेगा वो हर वक्त अपनी घड़ी ही चेंज करता रह जाएगा। मुझे मार्केट लेने जाना है, बीच में से लाइन जा रही है, तो मैं पहुंच गया थर्सडे पे, उसने मुझे बिल काट के दे दिया थर्सडे का, मैं घर आ गया, मैं कहूँगा यार ये तो वेडनेसडे है, ये क्या कर दिया, और इस तरह से खिचड़ी पक जाएगी। अगर मुझे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट बुक करनी है तो मैं सोच सोच के पागल हो जाऊँगा कि मैं वेडनेसडे की बुक करनी है कि थर्सडे की। वो एयरपोर्ट है कहाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ है कि इस तरफ है। इसी तरह से हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मिनिमम पॉपुलेशन वाले एरिया से जाते हुए आप एक डेट लाइन डिसाइड कर दो। डेट लाइन का मतलब होता है इसके इस तरफ एक डेट होगी, इसके इस तरफ दूसरी। तो ऑस्ट्रेलिया वाले सारे एक डेट में आ जाएंगे, इधर वाले सारे एक डेट में आ जाएंगे, इधर वाले सारे एक डेट में आ जाएंगे, और आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसमें आगे चल के और भी डिटेल देखेंगे कि एक्चुअल में अगर ये वाले सारे एक डेट में आ जाते और ये वाले सारे एक डेट में आ जाते तो है तो अर्थ गोल है। तो इधर से जाने पे मैं कह रहा हूँ आप एक डेट में आ रहे हो, इधर से जाने पे मैं कह रहा हूँ आप दूसरी डेट में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो ये पीछे भी मिलेंगे ही इस ग्रीनविच वाली लाइन पे। तो क्या फिर से वहाँ पर भी डेट चेंज हो रही है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या है डिटेल, एक्चुअल में कैसा बनाया गया है, उसको आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो, लोकेशन बनाने के लिए ज़रूरी है एक पूरी लाइन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एक आधी लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हर एक लाइन इक्वल लेंथ की। यहाँ पर आपको अनइक्वल लेंथ की लग रही होगी, वो एक लाइन, वो आधी लाइन और पूरी अर्थ के अराउंड लाइन एक ही पॉइंट पे काट सकती है, इससे लोकेशन बन जाती है। हमने यही सिस्टम क्यों चूज़ किया? हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि पैरेलल हमने ऐसे बनाए हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे बनाया है, हम ऐसे कर लेते कि ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ज्वाइन कर रही है इसको बना लो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, और ये जो पॉइंट है
और ये जो पॉइंट है उससे आधी आधी लाइन बना लो, यानी कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, टिल्टेड है पर भूल जाते हैं अभी। यहाँ से ये ऐसे रोटेट कर रही है, हमने क्या किया, इसको बना दिया लैटिट्यूड, यहाँ से आधे आधी लाइन बना दी, ये क्या बन गई, लॉन्गिट्यूड। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है इसको बना दो एक लैटिट्यूड, फिर बना दो एक और लैटिट्यूड, फिर एक और लैटिट्यूड, और यहाँ पे वही पॉइंट जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहे थे, और इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो आधी आधी लाइन से, ये भी तो एक ही जगह काटेंगी। तो इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे जिस जगह जाना है कि इस पैरेलल पे जाओ और इस लॉन्गिट्यूड पे जाओ, यहाँ जहाँ पर कटेंगी वो उस जगह पर आप पहुँच जाओगे। ऐसा भी तो हो सकता था। तो हमने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लैटिट्यूड ऐसे ही क्यों डिफाइन किया, ये पैरेलल्स ऐसे ही क्यों डिफाइन किए, उनको काटने वाली आधी लाइन ऐसे ही क्यों डिफाइन की, इसका क्या कारण है, ये सब हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे। लॉन्गिट्यूड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हर एक ये जो लैटिट्यूड है सर्कुलर होगा, स्फीयर है आसपास होगा, उसके ऊपर हर एक सर्कल होगा। ये जो लॉन्गिट्यूड बनाए थे मैंने, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेमी सर्कल, ये फिर पीछे इसके ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, ये सारे सेमी सर्कल होंगे। तो लैटिट्यूड में हमें इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये बिल्कुल सिंपल है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, अब जैसे ये 23.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है, तो हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट इससे, इसी की वजह से अर्थ पे रहना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये टिल्ट ना होती तो फिर तो बहुत ही कम वेरिएशन होता इस अर्थ पे इन टर्म्स ऑफ सीजन्स वगैरह वगैरह। तो ये जो 23.5 की टिल्ट है, यहाँ पर सन मान लेते हैं एक पॉइंट का मास, यहाँ पर 4 अर्थ हो गई, 23.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है, तो ये हो गया एक्सेस, इसके अराउंड कर रही है रोटेट, और इसके अराउंड कर रही है सन के अराउंड रिवॉल्व। तो ये डायग्राम एक्चुअली मैंने कैसा बनाया है, ये है हमारी अर्थ, ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया है, फ्लैट रिप्रेजेंट कर दिया 2 डायमेंशनल में इस बोर्ड पे। एक्चुअल में कैसा है, ये सन यहाँ पर है, ये जो लोकेशन है ये वाली, ये है पीछे की, ये लोकेशन है सन यहाँ पर है आगे की, इसी तरह से ये लोकेशन है सन यहाँ पर है यहाँ की, और ये लोकेशन है सन यहाँ पर है यहाँ की। तो एक्चुअल में सन यहाँ पर है, उसको भूल जाते हैं। तो अर्थ जो है टिल्टेड है। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये टिल्ट पूरे रेवोल्यूशन के टाइम इसी डायरेक्शन में मेंटेन रहती है। ऐसे टिल्टेड है, ये सन है, ऐसे रोटेट रिवॉल्व कर रही है, तो पूरे रास्ते ऐसी ही टिल्ट है। यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर पहुँच गई। टिल्ट उसी डायरेक्शन में है, ये हर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर आ गई, ये वाला पॉइंट सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर आ गई। तो टिल्ट जो है मेंटेन्ड है उसी डायरेक्शन में। सिर्फ इतना याद रखने से कि टिल्ट हर वक्त मेंटेन रह रही है, आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने कुछ स्पेशल पैरेलल बनाए हैं 23.5 डिग्री के एंगल से ही। वो क्यों बनाए हैं इसको देख लेते हैं। ये जो 23.5 डिग्री का एंगल था, इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती अगर टिल्ट ना होता। एक्चुअल एक्सिस 23.5 डिग्री पे बन रही है,
ये एंगल 23.5 डिग्री है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि जो एक्चुअल में हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है वो ऐसा होगा, एक्सिस के 90 डिग्री ऐसा होगा, ये हमारा इक्वेटर होगा। हमने क्या करा है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट होंगे। लैटिट्यूड कैसे डिफाइन किया जाता है, वो सारे पॉइंट जो अर्थ के सेंटर पे सेम एंगल डाल रहे हैं, तो ये कोई लाइन बन जाएगी। इसको हमने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न। यहाँ से अर्थ, यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि सन आया और फिर टर्न ले गया। सन, सूरज आया और फिर टर्न ले गया। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की एक लाइन होगी 23.5 डिग्री साउथ। ये कैसे बनेगी, कुछ ऐसे। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर सन आया और फिर से टर्न ले गया वापस और ऐसे ही कर रहा है, ऐसे। इसको बोलते हैं एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। एपेरेंट का मतलब है लगती है या झूठी। एक्चुअल में सन मूव नहीं कर रहा है, सन फिक्स्ड है। अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। हम अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं, इसलिए हमें लगेगा कि अर्थ स्टेशनरी है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अर्थ भी इस वक्त रोटेट भी कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, पर मुझे क्या ये फील हो रहा है? मुझे ये बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। मुझे क्या लगता है जब मैं इस यूनिवर्स को देखता हूँ कि एक मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक सन है जो बहुत दूर है, वो भी शायद रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। शुरू में तो यही कहा जाता था कि अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, सारा का सारा, और हर चीज़ अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। इसका रीज़न ये था कि हम अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं, इस कारण सब कुछ अर्थ हमारे लिए स्टेशनरी हो गई। वी आर नाउ अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। हम फील नहीं कर सकते कि हम नहीं है एक्चुअली में सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है सन, उसके बाद सन जो है मिल्की वे में है और मिल्की वे इस पूरे यूनिवर्स में है। तो इस तरह से तो ये चीज़ हमें बाद में पता चली है। तो अर्थ पे बैठे ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो यहाँ पर बैठा होगा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ सन मेरे पास आया और फिर बहुत दूर चला गया, फिर से कुछ टाइम बाद मेरे पास आया, फिर से दूर चला गया। यहाँ पर बैठे इक्वेटर पे बैठे ऑब्जर्वर को 0 डिग्री तो बस नॉर्थ साउथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बैठे ऑब्जर्वर को लगेगा कि हाँ ये मेरे ऊपर से आया था, नीचे चला गया, फिर नीचे से वापस आया, ऊपर चला गया। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये हमने बस आप इतना समझ लो अभी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न। यहाँ पर आके सन टर्न ले गया। यहाँ पर बंदा क्या देखेगा कि हाँ सन मेरे बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड आया था पर गया, वापस गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर आएगा, मेरे डायरेक्टली ओवरहेड आएगा। उस दिन मुझे बहुत गर्मी लगेगी, फिर से वो चला जाएगा, फिर ठंड लगने लगेगी। और ये जो 23 डिग्री का एंगल है, इसी से सीजन्स क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं बहुत डिटेल में है, हमारे सिलेबस में है, हम अच्छे से देखेंगे अभी। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न टर्म कहाँ पर आई हैं, कैसे आई हैं? सन जिस वक्त ये टर्म डिफाइन की गई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब नाम दिया गया था आज से 1000-2000 साल पहले,
1000-2000 साल पहले से ही ये चीज़ डिस्कवर कर ली गई थी। जैसा कि आप जानते हो हमारे यहाँ पे इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में महान साइंटिस्ट हुए हैं। जैसे इंडिया के एग्जांपल हैं आर्यभट्टा, वराहमिहिर और इसी तरह से भास्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरे वर्ल्ड में मिलके बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो 1000-2000 साल पहले ये समझ लिया गया था कि हाँ अर्थ टिल्टेड है और 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है, तो इस एंगल की वजह से ऐसा बनना चाहिए। उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी की गेंदें ली होंगी और सन के अराउंड या अर्थ के अराउंड सन को घुमाया होगा और इस तरह से उन्होंने ये फाइंड कर लिया। तो उस टाइम जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कही जाएगी, तो कैंसर टर्म कहाँ से आई? जिस टाइम उन्होंने ये लाइन बनाई उस टाइम सन उस कॉन्स्टिलेशन में था, उस कॉन्स्टिलेशन का नाम है कैंसर। उसी तरह से जिस टाइम ये लाइन बनाई, अब ज़्यादातर लोग तो ऊपर की तरफ रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जब आप इस वर्ल्ड में देखोगे एशिया में लोग हैं, इंडिया में यानी चाइना में, इंडिया में चाइना में मेन लोग हैं, यूरोप में बहुत से लोग हैं, अफ्रीका में ये इक्वेटर हो गया लगभग, नॉर्थ अमेरिका में भी लोग हैं, साउथ में बहुत कम लोग हैं, साउथ में बस साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा बहुत अफ्रीका है, एंटार्क्टिका में तो लोग हैं ही नहीं कोई खास। तो ज़्यादातर लोग ऊपर ही रहते हैं। तो इनको नाम देने का टाइम सेम नहीं था। जब ऊपर वाले लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया तो उन्होंने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तब सन जो था इस कॉन्स्टिलेशन में था। जब नीचे के नाम देने की बारी आई तब सन कैप्रिकॉर्न नाम के कॉन्स्टिलेशन में था और यहाँ से ये टर्म आई है। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बस इतना याद रखना कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कही जाती हैं। 23.5 डिग्री टिल्ट के कारण ही इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिफाइन किया है। और क्या क्या डिफाइन किया? इसी टिल्ट के कारण हमने एक और दो और लॉन्गिट्यूड डिफाइन किए हैं। ये है आर्कटिक सर्कल, ये है एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक, एंटार्क्टिक। आर्कटिक का मतलब होता है, दो मतलब होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है बियर, भालू। एंटार्क्टिक का मतलब होता है अपोजिट, एन का मतलब अपोजिट ऑफ। तो यहाँ पर हो गया अपोजिट ऑफ नॉर्थ साउथ, या फिर अपोजिट ऑफ बेयर, जहाँ भालू नहीं दिखता, यहाँ से भालू दिखता है। एंड आर्कटिक सर्कल या उसके आसपास के एरिया से आप के एरिया में प्रेजेंट होने पे जब आप स्पेस में देखोगे तो आपको एक ग्रेट बियर नाम का कॉन्स्टिलेशन दिखाई देता है, यहाँ से वो नहीं दिखाई देता। तो इस कारण ये एंटार्क्टिक हो गया, ये हो गया आर्कटिक और बियर सर्कल। तो ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल। ये कितने एंगल पे है? ये यहाँ से 23 डिग्री था, ये यहाँ से 23 डिग्री है। तो अब इस पॉइंट के, इस आर्कटिक सर्कल के क्या लैटिट्यूड का मेजर होगा? वो 23.5 डिग्री तो हो नहीं सकता, वो तो ये था। लैटिट्यूड किस पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये सारे पॉइंट एक ही एंगल बना रहे होंगे, कहाँ? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे ये कितने एंगल बनाएंगे, कैसा एंगल बनाएंगे? ये है आपकी अर्थ, ये है इक्वेटर, टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ऊपर हो गया, 23.5 डिग्री नीचे हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब इसके बाद ये 90 डिग्री का नॉर्थ पोल हो गया। इससे 23.5 डिग्री दूर वाला पॉइंट सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? नॉर्थ पोल बना रहा था 90 डिग्री, 23.5 डिग्री दूर जाके बनेगा 90 माइनस 23.5 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कितना पॉइंट बन जाएगा? ये था इक्वेटर, टिल्टेड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल।
23.5 डिग्री हर तरफ आपने एक पैरेलल बना दिया। ये सेंटर पे कितना एंगल डालेगा पैरेलल? अर्थ के सेंटर पे अंदर साउथ पोल डाल रहा था 90 डिग्री, यहाँ पर आप चले गए 23.5 डिग्री दूर, तो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा 66.5 डिग्री, सेम 66.5 डिग्री साउथ। ये हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। ये चारों लाइंस सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि 23.5 डिग्री टिल्ट थी। अगर ये टिल्ट कुछ और होती तो लाइंस भी उस हिसाब से बनती। जब इस लाइन से सीखेंगे कि कैसे सन की मूवमेंट होती है, कैसे दिन और रात हो जाता है, कैसे कुछ जगह पे तो सन दिखता ही रहता है 6 महीने, कुछ जगह पे दिखता ही नहीं है 6 महीने, और कुछ जगह पे हर वक्त 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, और कुछ जगह पे 6 महीने लगातार दिन नहीं चल रहा है, 6 महीने लगातार रात ही चल रही है। ये कैसे होता है? ये इसी में छुपा हुआ है सारा। अभी के लिए आपको स्टार्टिंग की क्लास है, तो बस यही देखना है कि 23.5 डिग्री के कारण 4 लाइंस डिफाइन होती हैं। इक्वेटर से 23 ऊपर, 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे, नॉर्थ पोल से 23.5 इधर, साउथ पोल से 23.5 किसी भी डायरेक्शन में, वो हो जाएगी आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। इंडिया से ये अर्थ है हमारी, तो अगर अब मैं अर्थ बनाऊं और उस पर इंडिया दिखाऊं, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। टिल्ट को भी भूल जाते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एंटार्क्टिका। तो बस इतना याद रखना है कि जो इंडिया है उससे 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो लगभग मिडल से गुजरता, और मोर एक्यूरेटली द नॉर्थ ईस्ट लुक्स लाइक दिस, मतलब नीचे से जाता है वो मोस्टली इस तरह से। ये जो इंडिया की नॉर्थ वाली एक्सटेंड होती है ये लगभग 3200 किलोमीटर है, तो 1600 किलोमीटर के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को आधा आधा काटता है। एरिया की टर्म में वो 2:1 की रेशो में काटता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है तो मोटा मोटा इंडिया कुछ ऐसा दिखता है। ये लेंथ हो गई इसके बराबर, ये तो 1:1 है। ये जो एरिया है ये 1 है, ये 2 है, अगर ये 1 है, यानी कि जो इंडिया का एरिया है लाइन के ऊपर वो तो है लगभग ट्वाइस, जो लेंथ है वो लगभग सेम सी है। तो ऐसा है इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है हाफ से, ये जितनी है उतनी ये है, पर ये एरिया जैसा कि आप देख रहे हो डबल है। ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर आप कोई दूसरा देश देखोगे तो ऐसा हो सकता है वो देश कुछ भी, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा हो तो उस केस में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता था। जबकि काट तो ये 1:1 की रेशो में रहा है लेंथ में, पर एरिया वाइज 1:10 आ रहा है। ऐसे ही इंडिया में 1:2 आ रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो मैंने आर्कटिक सर्कल बनाया है ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ है।
क्योंकि लैटिट्यूड का पॉइंट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेन से वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये आर्कटिक सर्कल एक्सिस से तो 23.5 डिग्री दूर वाले पॉइंट्स को मिला रहा है ये पैरेलल, पर 66.5 डिग्री नॉर्थ मतलब इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, ये गलत है। इक्वेटोरियल प्लेन से, ये इक्वेटर है तो ये कुछ इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा आपका, ये प्लेन काट रहा है। अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, ये सेंटेंस गलत है। अगर मान लो ये लिखा हो 23.5 डिग्री फ्रॉम प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक, इसका क्या मतलब होता है? जो अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, ये भी तो कोई प्लेन बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसको भूल जाते हैं, सन यहाँ पर है और ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी तो एक प्लेन बन रहा है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक। तो ये सेंटेंस जो है अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक, ये सही है या गलत है? ये भी गलत है। प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक ये रहा, सन यहाँ पर है, अर्थ ऐसे से घूम रही है, यहाँ पर हमने टिल्ट भी शो कर दिया। तो अब कितना है टिल्ट? ये टिल्ट है 23.5 डिग्री तो था वर्टिकल एक्सिस से, प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक से कितना टिल्ट होगा? 66.5 डिग्री। ये सेंटेंस फाइनली सही होगा। क्या है ये सेंटेंस? ये इक्वेटर है, मान लेते टिल्ट नहीं था, सन यहाँ पर था, इक्वेटर ऐसे ऐसे अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक ये था, एक्सिस ये था, तो अर्थ का एक्सिस कितने टिल्ट पर है इक्वेटोरियल प्लेन से? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमने 23.5 डिग्री टिल्ट कर दिया, तो प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक तो यही रहा, सन यहाँ पर था, ऐसे ही घूम रही है, तो वो जो प्लेन था वो ऐसे काटेगा। तो इस प्लेन को, यानी कि ऐसे अगर हम बनाएं, तो ये जो इक्वेटर है और प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक काट रहा है ऐसे ऐसे, उससे ये पॉइंट, ये लाइन जो कि अर्थ की एक्सिस है, कितना एंगल बनाएगी? ये लाइन 66.5 डिग्री। आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शुरू की क्लास है, तो आप डर ना जाओ कहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस अभी के लिए ये चीज़ें देख लो, बाद में हम बहुत डिटेल में इनको करेंगे। ये हमारे सिलेबस में है और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स का टॉपिक है ये मेनली, इस पे मेंस पे तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अब जो अर्थ है, यहाँ पर सन है, तो सन से रेज निकल रही होंगी, वो यहाँ पर तो सन पास हो गया, यहाँ पर वो सन से निकल रही रेज दूर हो गई, तो यहाँ पर सेंटर में गर्मी होगी, यहाँ पर ठंड सी रहेगी, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, यहाँ प्लस 30-40 डिग्री रहेगा। तो ये जो इक्वेटर होता है ये जनरली हीट से वाला एरिया होता है, गर्म सा एरिया होता है। ये जो आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल का एरिया होता है, ये कोल्ड सा होता है। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने 2-3 नाम दिए हैं इन जोन्स के। इसको तो उन्होंने कहा टॉर्रिड, इक्वेटर वाले को, इसको कहा फ्रिजिड,
और बीच वाले को कहा कि टेम्परेट। इसका क्या मतलब है? टॉर्रिड मतलब गरम, फ्रिजिड मतलब जैसे फ्रिज होता है ठंडा, और टेम्परेट मतलब सुहावना सा मौसम जो इजीली सबसे बेस्ट बर्दाश्त किया जा सके। ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस इसी एरिया में लाई करते हैं, थोड़े ठंडे हैं पर इन जनरल थोड़ा सुहावना सा मौसम रहता है। और उनके वन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी अच्छी होने का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कंड्यूसिव है किसी भी काम के लिए। आप पसीने से चिपचिप नहीं होते जैसे इस वक्त मैं हो रहा हूँ, जबकि पंखा भी चल रहा है काफ़ी तेज़। तो आगे चलते हैं थोड़ा। ये एरियाज जो हैं एक्चुअल में ट्रॉपिक के बीच में डिफाइन किए गए हैं। जैसे अब टॉरिड होगा, ये टॉरिड हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का इक्वेटर इसमें ऐसे आ रहा है, यहाँ पर हीट पड़ेगी। आर्कटिक सर्कल से ऊपर, एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे हो जाएगा फ्रिजिड, बीच का बहुत बड़ा पोर्शन टेम्परेट। तो ये जो टेम्परेट वाला होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 23.5 डिग्री वाले से 66.5 डिग्री वाले तक, यानी कि कितना हो गया ये 66 माइनस 23, 43 डिग्री तक का टेम्परेट होगा। ये कितना हो जाएगा? 23.5 से ऊपर 23.5 से नीचे 23.5, तो 23 टू जा 46 और 1 47 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 23.5 और ये 23.5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 47 डिग्री। ये हो गई टोटल डायमेंशंस हमारे इस टॉरिड, फ्रिजिड और टेम्परेट जोन की। इसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है, ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्सटेंट वगैरह कितना है। ये कहीं पे यूज़ नहीं होती है फैक्ट, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अब ये जो पैरेलल मैं बना रहा हूं, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इनके बीच का गैप तो लगभग सेम सा ही रहेगा? ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर। 1 डिग्री में ऊपर गया, फिर 1 डिग्री गया, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, अल्टीमेटली 90 डिग्री पहुंच गया। 90 डिग्री सिर्फ एक पॉइंट ही होगा, पर 1 डिग्री में गया, 1 डिग्री, डिस्टेंस लगभग सेम सा रहेगा 1 डिग्री में। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह से। पोल्स के केस में, लॉन्गिट्यूड के केस में क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूड मैंने एक प्राइम मेरिडियन यहाँ से डिफाइन कर दिया, फिर मैं जा रहा हूँ 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरफ 180 डिग्री तक। यहाँ से मैं जा रहा हूँ 180 डिग्री तक, तो ये 180 डिग्री वाली लाइन एक ही लाइन होगी, 0 डिग्री लाइन वाली एक ही लाइन होगी। तो ये जो 1 डिग्री वाले पॉइंट हैं ये इक्वेटर पे तो फारदेस्ट होंगे, पर यहाँ पर जाके मिल रहे होंगे, तो हर जगह इनके बीच में गैप डिफरेंट आएगा। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे हैं, साउथ पोल पे। तो यानी कि नॉर्थ पोल पे तो किसी भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0, इक्वेटर पे होगा मैक्सिमम। ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, नॉर्थ पोल पे 0, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इक्वेटर पे मैक्सिमम, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और फिर 0। तो इक्वेटर से 0, 0, ये लॉन्गिट्यूड हो गए। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो हर जगह पे अलग बन रहे हैं। जो पैरेलल है वो एक पॉइंट बन जाता है 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल। ये था 0 डिग्री, इक्वेटर सबसे बड़ा पैरेलल, फिर था एक 1 डिग्री ऊपर, इससे थोड़ा छोटा पैरेलल, फिर 2 डिग्री, उससे छोटा पैरेलल, फिर इस तरह से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऊपर पहुंच के 90 डिग्री, वो एक ही पॉइंट हो गया।
पर पैरेलल के बीच का गैप लगभग सेम सा रहेगा। 0 डिग्री से थोड़ी ऊपर 1 डिग्री होगा, उसमें कुछ डिस्टेंस होगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री सेम सा डिस्टेंस होगा, 3 डिग्री भी सेम सा डिस्टेंस होगा, 4 डिग्री भी, और इस तरह से। तो यानी कि हमेशा ये याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, उनके बीच में वहाँ पर डिस्टेंस 0 होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम हो जाता है और फिर से वो 0 की तरफ बढ़ते हैं और साउथ पोल पे फिर से 0 हो जाता है। पैरेलल के केस में, लॉन्गिट्यूड के केस में, लैटिट्यूड के केस में पैरेलल इज इक्वल टू लैटिट्यूड। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा हर वक्त सेम सा रहेगा, चाहे 90 डिग्री ऊपर पहुंचने पे वो एक ही पॉइंट बन गया, पर वो 89 डिग्री वाला जो सर्कल होगा 90 डिग्री के अराउंड, 90 डिग्री वाला एक पॉइंट होगा, 89 डिग्री वाला एक सर्कल होगा, 88 डिग्री वाला बड़ा सर्कल होगा, 87 वाला और भी बड़ा, इस तरह से 0 डिग्री वाला सबसे बड़ा। तो 90 डिग्री वाला तो एक पॉइंट है, 0 डिग्री वाला सबसे बड़ा सर्कल है। तो सर्कल की तो डायमेंशन बढ़ती घटती जा रही है पॉइंट से लेके मैक्सिमम तक, पर दोनों के बीच का गैप, इस पॉइंट और 89 डिग्री के बीच का गैप, इस 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का गैप, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का गैप लगभग सेम सा आता है। ये चीज़ आप अपने घर में सारी की सारी इमेजिन करके देखो, हल्की हल्की, थोड़ी बहुत आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो इसको यूज़ करके हम सीखेंगे, तो इससे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास में तो इतना ही बहुत है, बाद में मैं इसकी इंग्लिश वर्जन रिकॉर्ड करूँगा क्लास का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी चीज़ को आगे बहुत डिटेल में देख लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।